सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं। भारत की सारी ऋषि परंपरा को, क्रांतिकारी परंपरा को नमन करते हैं। भारत जो विश्वगुरु भारत था, उस भारत को कैसे हम विश्वगुरु बना सकते हैं, कैसे हम भारत जिसकी जीडीपी, जिसका व्यापार 1750 तक ग्लोबल जीडीपी में जिसका 25% योगदान होता था। भारत वो भारत था जब भारत अपने यहां से जब वस्त्र एक्सपोर्ट करता था, मसाले एक्सपोर्ट करता था, अपने यहां से दस्तकारी के आइटम एक्सपोर्ट करता था, तो बदले में पूरी दुनिया की ओर से, पूरी दुनिया से सोना आता था, चांदी आता था। और वो जो सोना चांदी आता था वो बदले में बार्टर सिस्टम के हिसाब से बदले में ऐसे आता था कि आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारे देश की, हमारे भारत की मलमल दूसरे देशों में जब बिकती थी तो उस मलमल को, तराजू के एक पलड़े में मलमल को रखा जाता था और दूसरे पलड़े में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को रखा जाता था। इस प्रकार से हाई टेक्निकल, हाईली स्किल्ड वर्कर हमारे यहाँ काम करते थे, जो ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, ऐसे ऐसे कपड़ा बनाते थे कि जब पूरी दुनिया लबादा ओढ़ती थी तो उस समय हमारे यहाँ ऐसे कपड़े बनते थे जिनको पहनने के बाद यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दूर से व्यक्ति को ऐसा लगता था कि जैसे उसने कुछ पहना नहीं हो। ऐसे ऐसे कपड़े बनते थे कि नारियल के खोल में 17 मीटर का पूरा थान आ जाता था। एक माचिस की डिब्बी के बराबर साइज में पूरी साड़ी निकल जाती थी। एक अंगूठी जो हम हाथ में पहनते हैं अंगूठी, उस अंगूठी के अंदर से साड़ी निकल जाती थी। ऐसा वस्त्र विज्ञान भारत के अंदर था। आप कल्पना करके देखिए वो कौन सी मशीनरी होगी जिसने कितना बारीक धागा बनाया होगा और उन बारीक बारीक धागों को कैसे हैंडल करके भारत के अंदर वस्त्र बने होंगे। वो विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। और ये वस्त्र का विज्ञान केवल वस्त्र का विज्ञान नहीं है। अगर मेटलर्जी नहीं होगी तो वस्त्र विज्ञान नहीं डेवलप हो सकता। यदि डिजाइनिंग नहीं होगी, यदि कल्पनाशीलता नहीं होगी तो वस्त्र का विज्ञान डेवलप नहीं हो सकता। यदि टूल्स नहीं होंगे, मशीनरी नहीं होगी, मशीन इंजीनियरिंग नहीं होगी, गतिशीलता का ज्ञान नहीं होगा, अलग अलग मोशन का ज्ञान नहीं होगा, तो ये वस्त्र विज्ञान डेवलप नहीं हो सकता। तो ऐसा वस्त्र विज्ञान भारत का रहा है और अपने कौशल के बल पर, अपने टेक्निकल स्किल के बल पर भारत पूरी दुनिया में ग्लोबल जीडीपी में, जिस समय रूस का, चीन का, अमेरिका का, यूके का, इटली का, फ्रांस का, इनका कोई नाम नहीं जानता था। इनका योगदान जहां 1%, 2% मुश्किल से होता था, वहीं भारत अकेले का योगदान 25% तक होता था। तो ऐसा हमारा भारत था। ऐसा ही भारत हमें भविष्य में बनाना है और ये भारत तभी बनेगा जब हम स्वदेशी के रास्ते पर चलेंगे। आज वर्तमान समय में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए, इसको यदि मैं मिलियन डॉलर की बात करूं तो 75 मिलियन डॉलर चाइना हमें अपना सामान बेचता है। भारत उसके बदले में केवल 15 मिलियन डॉलर का सामान बेच पाता है। इसको अगर मैं शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में कहूं, रुपीज में कहूं, तो 5.5 लाख करोड़ रुपए का चीन हमें सामान बेचता है। हमारी जेब से वो पैसा चीन की जेब में जाता है और चीन हमसे केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। 4.25 लाख करोड़ रुपए का हर साल हमें चाइना से व्यापार के नाम पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर घाटा उठाना पड़ता है। चाइना हमारे जीवन के हर हिस्से में दखल दे रखी है। आज वो चीजें जो पहले कभी हम पूरी दुनिया को बेचते थे वो चाइना हमें बेच रहा है। एक छोटे से मोबाइल के, हमसे आयरन ओर खरीदकर, हमसे एल्यूमिनियम खरीदकर, हमसे फ्यूल खरीदकर, हमसे कपास खरीदकर, हमसे रॉ मटेरियल खरीदकर वो उसी चीज को वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेस करके 100 रुपए का सामान हमसे खरीदकर हमको 1000 रुपए में बेचने का काम कर रहा है। मोबाइल की मार्केट के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है। ये चीन हमारी निजी जिंदगी में बहुत गहरे तक घुसा हुआ है। और दुख की बात क्या है, बीमारी होना उतना दुख की बात नहीं है जितना कि बीमारी के बारे में जानकारी ना होना।
जब बीमारी की जानकारी होती है, डायग्नोज होता है, तो उसके बाद उसका उपचार भी प्रारंभ होता है। तो आज के एपिसोड में हम इस बीमारी की पहचान करने वाले हैं कि हम ये सोचते हैं कि केवल लड़ियां चाइनीज हैं, केवल दिए चाइनीज हैं, केवल मिट्टी भगवान की मूर्तियां चाइनीज हैं, केवल होली की पिचकारी चाइनीज है, केवल गुब्बारे चाइनीज हैं। ये तो चाइनीज है ही जिनकी हमें जानकारी है, जिनका हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन ये सामान जो चीन से हम मंगवाते हैं उसका 1% है और 1% से भी कम है, तो हमें इसका भी बहिष्कार करना है। ये हमारा प्रतीकात्मक बहिष्कार है, इसके अलावा भी हमें बहिष्कार करना है। चीन से क्या क्या आता है मैं एक बार आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि चीन से आता है एनर्जी, सोलर सेल, सोलर पैनल। भारत के अंदर जितने सोलर पैनल लगते हैं 75% चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, तो भारत की दवा उद्योग को, भारत की फार्मा इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का टैग उसके ऊपर लगा हुआ है। 1905-6 से डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने स्वदेशी का संकल्प लेकर उन्होंने बंगाल फार्मा की स्थापना की थी, बंगाल केमिकल की स्थापना की थी। उन्होंने उस समय सपना देखा था कि पूरी दुनिया को औषधियां, आधुनिक औषधियां भी हम देंगे, और उनका एक स्वदेशी के व्यक्ति का संकल्प इतना गहरा था कि आज पूरी दुनिया में यदि दवाइयों की बात की जाती है तो अमेरिका भी भारत से दवाइयां खरीदता है। अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन चाहिए तो वो भारत की ओर देखती है। लेकिन दुख की बात क्या है कि भारत जो दवाई बनाता है, उस भारत की दवाई का रॉ मटेरियल जो 15-20 साल पहले तक भारत के अंदर ही बनता था, भारत की दवाई के ड्रग्स इंटरमीडिएट को, एपीआई को, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स को उन्होंने भारत की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, और भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री इस सब के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड हो गई। आज भारत के अंदर जितनी दवाइयां बनती हैं उसका 69% केवल और केवल सारा सामान, सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। इसको ऐसा समझ लीजिए, आप पैरासीटामोल की एक टेबलेट बनानी है तो उस पैरासीटामोल का जो एक्टिव कंपाउंड है, पैरासीटामोल नाम का जो तत्व है, उसके अंदर 50 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम है, वो चाइना से आएगा। उसके अंदर जो बाकी पाउडर मिलाना है वो यहां पर मिला लिया जाएगा और उसको फिर बनाकर प्रोसेस करके क्वालिटी कंट्रोल करके फिर उसको भारत के अंदर और दुनिया के दूसरे देशों में बेचा जाता है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर हम चीन के ऊपर निर्भर हो गए। खेती के 50% जो हमारे पेस्टिसाइड हम प्रयोग करते हैं उसका टेक्निकल इनपुट चाइना से आता है। 10% प्लास्टिक के क्षेत्र में, प्लास्टिक के पुर्जों की बात करें तो 44% प्लास्टिक और प्लास्टिक का मटेरियल चीन से आता है। लेदर के 38% आइटम चीन से आते हैं। सिरेमिक्स की मैं बात करूं तो आप जो टॉयलेट की पोर्ट पर बैठते हैं वो सिरेमिक्स है। आपके बाथरूम के अंदर जो टाइल बनी हुई है, चीनी मिट्टी, एक तरीके से वो चीनी मिट्टी सारी चीन की नहीं होती थी। चीनी मिट्टी का एक प्रकार होता था, लेकिन आज मैं बात करूं तो जो चीनी मिट्टी से बर्तन बनते थे वैसी जो चीजें दिखती हैं, उसमें टॉयलेट का पोर्ट दिखता है, उसमें वॉश बेसिन जो बना हुआ होता है, वो वॉश बेसिन क्या है, वो सिरेमिक का आइटम है। तो ये सिरेमिक के आइटम में 37% आइटम चीन से आते हैं। जेम्स ज्वेलरी के 36% आइटम, डायमंड, नकली डायमंड, ये चीन से आ रहे हैं। पेट्रोकेमिकल 34% चीन से आ रहा है। ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट, आप कार चलाते हैं तो हमने लगता है कि हमने स्वदेशी कार खरीदी है, लेकिन उस कार के अंदर विंडो के डोर, विंडो के लॉक, उसका स्टीयरिंग का सिस्टम, उसका स्टीरियो, उसके अंदर सीट के कवर, उसके अंदर बहुत से ऐसे टेक्निकल ऑटो पार्ट हैं जो चाइना सप्लाई करता है। साइकिल की बात करूं तो साइकिल का उद्योग जो लुधियाना की जान होती थी, एटलस साइकिल का नाम आपने सुना होगा, दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करने का काम करती थी। वो एटलस साइकिल आज बंद हो चुकी है और उसके बंद होने का कारण केवल और केवल चीन की डंपिंग है। केवल और केवल चीन ने अपने साइकिल के उद्योग का सर्वनाश कर दिया। साइकिल के उद्योग में साइकिल की छोटी इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, कोई ताला बनाता है, कोई उसकी तानी बनाता है, तड़ी बनाता है, कोई उसका टायर बना रहा है, कोई उसका रिम बना रहा है, कोई उसका एक पेडल का एक हिस्सा बना रहा है, प्लास्टिक का पार्ट बना रहा है, ब्रेक का पार्ट बना रहा है, वो सारी इंडस्ट्री उन्होंने धराशायी कर दी और आज एटलस साइकिल बंद हो चुकी है। बहुत सी ऐसी साइकिल के उद्योग हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। सी फूड 22% चीन से आता है। पेपर, जो स्टेशनरी हम प्रयोग करते हैं, उस पेपर की स्टेशनरी के आइटम 17% चीन से आ रहे हैं। स्टील के 17% स्टील हमारा चीन से आ रहा है। एल्यूमिनियम हम चीन से खरीदते हैं और कमाल की बात यह कि स्टील और एल्यूमिनियम के
प्रोडक्ट जो हम चीन से खरीदते हैं, रेलिंग बनी हुई, डोर बने हुए, लॉक बने हुए, और उसी एल्यूमिनियम के ओर को, उसी आयरन के ओर को चीन हम ही से खरीदता है। ट्रांसपोर्ट के, केमिकल के, मेडिकल के, सर्जिकल के ऐसे बहुत से आइटम हैं। गिफ्ट आइटम चीन से आते हैं, मशीनरी के आइटम चीन से आते हैं। मोबाइल के अंदर तो 72%, मतलब 100 में से 72 लोगों के पास चीन का बना हुआ मोबाइल है। टेलीकम्युनिकेशन के जितने, ये जो टेलीकम्युनिकेशन का टावर है, वहाँ का जो रिसीवर है, वहाँ का जो ब्रॉडकास्टर है, वहाँ के जो टेक्निकल इक्विपमेंट बने हुए हैं, वो चाइना सप्लाई करता है। अभी भारत के अंदर 4G चल रहा है, तो भारत के अंदर 5G आने की योजना है। तो वो जो 5G आएगा, चाइना कितना खतरनाक है आप अंदाजा लगा लीजिए। चाइना के अंदर एक कंपनी है हुआवे नाम की कंपनी। वो हुआवे क्या बनाती है? फोन भी बनाती है, फ्रिज, टीवी, एसी ये भी बनाती है। इसके साथ साथ जो बड़ा काम करती है वो क्या करती है? वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए पूरा सिस्टम बनाती है। अब टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिकल फाइबर भी जान डालनी है, टावर भी खड़े करने हैं। टावर के अंदर रिसीविंग का, ब्रॉडकास्टिंग का सारा सिस्टम होता है। 4G का नेटवर्क हुआवे देती है। अभी भारत के अंदर 5G का नेटवर्क अपग्रेड होने वाला है, और भारत के अंदर 5G के नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए हुआवे कंपनी लगी हुई है कि किसी भी तरीके से हमें भारत के अंदर ये ठेका मिल जाए, भारत के अंदर जो 5G का अपग्रेडेशन करें वो हम करें। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का इसमें फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का हर 7वां व्यक्ति भारत के अंदर होता है। भारत बहुत बड़ा बाजार है। और हुआवे कंपनी कितनी बड़ी है आप अंदाजा लगा लीजिए। अकेली हुआवे कंपनी 7.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। और ये हुआवे कंपनी चाइना में प्राइवेट कंपनी नहीं है, चाइना की आर्मी के एक एक्स कमांडर ने अपनी कंपनी बनाई हुआवे। चाइना की गवर्नमेंट ने खुद उसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की कि तुम ये टेलीकम्युनिकेशन का 5G का सेटअप लगाओ और पूरी दुनिया में सबसे सस्ता बेचो। इतना सस्ता बेचो कि पूरी दुनिया को 4G 5G का इंटरनेट का सिस्टम लेना पड़े, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम लेना पड़े तो हुआवे का ही ले। और हुआवे का सिस्टम जिस देश ने लगाया उस देश की जासूसी चीन बहुत आराम से कर लेता है, क्योंकि ये जो हुआवे कंपनी है ये कनाडा के अंदर, ये अमेरिका के अंदर, ये यूके के अंदर, यूरोप के दूसरे देशों के अंदर जासूसी करते हुए पकड़ी गई है। हुआवे की कंपनी के मालिक की बेटी को कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार किया गया। हुआवे के ऊपर यूके के अंदर, यूरोप के कई देशों के अंदर बैन लगा दिया गया कि 12 साल तक आप हमारे यहाँ कोई कोटेशन नहीं डाल सकते, हमारे यहाँ कोई मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकते। और यही हुआवे कंपनी अपनी सरकार के साथ चीनी राजदूत के साथ आती है और भारत की सरकार के ऊपर दबाव बनाती है कि भारत को यदि 5G का सिस्टम लेना पड़ेगा तो केवल हुआवे कंपनी से लेना पड़ेगा, चीन से लेना पड़ेगा। अब यदि एक छोटी सी घटना से आप अंदाजा लगा लीजिए, यदि भारत के अंदर ये 5G का सारा सिस्टम हुआवे से ले लेते हैं, हमारी सरकार आज मोर्चे पर लड़ी हुई है, वहां पर इंटरनेट जो चल रहा है, सैटेलाइट का जो सिस्टम है, सैटेलाइट से जो ड्रोन जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से जो हमारा मिसाइल सिस्टम जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से जो हमें पिक्चर मिल रही है, उसमें यदि हुआवे की कंपनी सर्वर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, सूचनाएं तो सब उसको जाएंगी ही जाएंगी, ये तो बहुत आसान काम है। सूचनाएं जाने के साथ साथ जब वो चाहे तब अगर वो 5G के इंटरनेट के सिस्टम को जाम कर दे तो हमारा आधा सिस्टम तो पंगु हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, जी मिलिट्री अपना अलग सिस्टम यूज करती है, तो मिलिट्री एक सीमा तक अपना सिस्टम अलग यूज करती है, सारा सिस्टम तो देश के नेटवर्क पर चलता है। तो हमारे देश के अंदर कितना बड़ा खतरा हो सकता है आप एक हिस्से से अंदाजा लगा लीजिए। और ये जो हुआवे कंपनी है, जब भारत की सरकार ने इसको घास नहीं डाली तो ये हुआवे की कंपनी चाइना के राजदूत को साथ लेकर आई, चाइना के विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री से फोन करवाया कि ये हमारी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ईमानदार कंपनी है, इसको मौका दीजिए, ये भारत के अंदर 5G का सेटअप लगाएगा। तो हम जैसे जो स्वदेशी से प्रेम करते हैं, बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को आगाह किया, टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट को कहा कि आप इस कंपनी से सामान मत खरीदिए। अब दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर एयरटेल है, रिलायंस है, दूसरी टाटा के ग्रुप की कंपनियां हैं। अब इनके सामने 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो हुआवे से खरीदें, या इरिक्सन से खरीदें, या नोकिया से खरीदें। अब यूरोप की जितनी कंपनियां हैं वो जो टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाती हैं वो इक्विपमेंट महंगे पड़ते हैं। हुआवे उनके मुकाबले सस्ता एक बार देती है और सस्ता देने के बाद लूटने का काम, जासूसी करने का काम करती है। तो हजारों करोड़ रुपए का टेलीकम्युनिकेशन का कारोबार ये कंपनियां भारत के अंदर करती हैं। मैट सप्लाई करने का, घड़ी सप्लाई करने का, फर्नीचर सप्लाई करने का,
खेती का सामान, खेल का सामान सप्लाई करने का, खिलौने सप्लाई करने का, म्यूजिक के जितने उपकरण हैं, हारमोनियम लें, तबला लें, ढोलक लें, वीणा लें, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम लें, ये सब सप्लाई करने का काम चाइना करता है। स्टेशनरी के आइटम चाइना सप्लाई कर रहा है, किचन के आइटम चाइना सप्लाई कर रहा है, होम अप्लायंसेस के आइटम चाइना सप्लाई कर रहा है, बैग चाइना सप्लाई कर रहा है, ये सारा काम चाइना कर रहा है। एक सेक्टर की मैं और आपके सामने बात करता हूं, टॉयज का कारोबार। लकड़ी के खिलौने बनते थे, मिट्टी के खिलौने बनते थे, लाखों लोगों को कारोबार मिलता था। फिर प्लास्टिक के खिलौने बनने लग गए, वो भी भारत के अंदर लोगों ने बनाना शुरू किया। तो भारत के अंदर जहां खिलौनों के कारोबार में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, वो खिलौनों के कारोबार के ऊपर 80% चाइना का कब्जा हो चुका है। अब आपको कहीं लकड़ी का खिलौना नहीं मिलता, कहीं पेपर का खिलौना नहीं मिलता जिससे किसी हाथ को काम मिले, किसी गरीब के घर चूल्हा जले, किसी गरीब के घर में उसके बच्चे के ऊपर भी मुस्कुराहट आए। वो खिलौनों की पूरी मार्केट खत्म कर दी है। पूरी दुनिया में खिलौने अब चाइना सप्लाई कर रहा है और भारत में तो 80% मार्केट खत्म कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट के आइटम, केमिकल के आइटम, ये सब सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। अब आपके मन में हो सकता है ये सुन के निराशा का भाव आए, चाइना सप्लाई कर रहा है लेकिन भारत के अंदर हम खरीद रहे हैं तभी सप्लाई कर रहा है। हम यदि थोड़े से जागरूक बने, अभी भारत की सरकार भी जागी है, भारत की सरकार ने ऐसे 500-600 आइटम की लिस्ट बनाई है कि ये आइटम ऐसे हैं, इनको यदि चाइना से बंद कर दिया जाए या रोक दिया जाए या अवरोध पैदा कर दिए जाएं, तो ये आइटम यदि भारत में बनेंगे तो भारत के लोगों को स्वावलंबन मिलेगा और हमारा जो चाइना के साथ जो व्यापार का घाटा है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का घाटा है, वो घाटा कम हो जाएगा। तो वो लिस्ट भारत की सरकार ने बनाई है। अब WTO के नियम है, उन WTO के नियमों से सीधे सीधे एक साथ सारे आइटम के ऊपर सरकार बैन नहीं लगा सकती, लेकिन हम चाहें तो बैन लगा सकते हैं। हमारी मर्जी है हम किस ब्रांड का खरीदें, हमारी मर्जी है हम किस कंपनी का खरीदें, किस क्वालिटी का खरीदें, यह ग्राहक की इच्छा है। अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया, जापान एक तरीके से अमेरिका के कब्जे में आ गया। अमेरिका ने जापान के ऊपर संधि थोपी, जापान के ऊपर बंदिशें लगाई, जापान के ऊपर एक बंदिश और लगाई कि जापान अपनी कोई मिलिट्री नहीं रखेगा। तो जापान के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। अमेरिका ने कहा कि जब मिलिट्री की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको मिलिट्री देंगे, आप अपने देश में अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे। तो अमेरिका एक तरीके से जापान के कब्जे में आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जो नीति बनाएगा जापान उसको फॉलो करेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो देश परमाणु हमले झेल चुका हो, जिसके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं हो, मिलिट्री ताकत नहीं हो, तो उसकी हालत क्या होगी। तो अमेरिका का एक तरीके से जापान अमेरिका के कब्जे में था। तो अमेरिका ने जबरदस्ती जापान में अपने प्रोडक्ट बेचने चाहे। जब वहां के लोग कम खरीदते थे, वहां के शोरूम वाले कम मंगवाते थे, तो अमेरिका की सरकार ने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ये दबाव दिया कि हर शोरूम के अंदर अमेरिका के प्रोडक्ट रखने अनिवार्य होंगे। अमेरिका ने दबाव देकर जापान के हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में अपने प्रोडक्ट पहुंचा तो दिए, जो देखने में, जो प्रयोग करने में जापानी प्रोडक्ट से अच्छे थे, सस्ते थे, लेकिन जापान के लोगों की राष्ट्रभक्ति की भावना देखिए। उनके यहाँ चावल होता है, वो चावल अच्छा नहीं होता, उसके अंदर खुशबू नहीं होती। उसकी बगल में अमेरिका का चावल है, विदेशी चावल है, वो सस्ता है, उसकी खुशबू अच्छी है। जापान का चावल का साइज छोटा है, उसका साइज अच्छा है, दिखने में लंबा है, लेकिन जापानी लोग विदेशी चावल नहीं खरीदते थे। महंगा, कम टेस्ट वाला, कम दिखने में अच्छा अपने देश का चावल खरीदते थे। तो जबरदस्ती WTO के नियमों से, दूसरी चीजों से हमारे देश में सामान आ सकता है, लेकिन यदि हमारा संकल्प हो तो हम उस सामान के ऊपर बैन लगा सकते हैं, उस सामान के ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो हमें संकल्प लेना है। तो भारत की सरकार एक लिस्ट बना रही है। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार केवल ये कर सकती है कि सरकार लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के बाद सरकार इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी के पैरामीटर लगा सकते हैं कि जी हमारे यहाँ जो खिलौना आएगा उस खिलौने के अंदर ये हानिकारक चीज की मात्रा इतनी होगी, इसका सर्टिफिकेट होगा तो ही भारत के अंदर आ पाएगा। ये कर सकती है। टैरिफ लगा सकती है, डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है कि चाइना की कोई कंपनी भारत के अंदर सामान बेचेगी तो हम कहेंगे कि बाहर से जो खिलौना आएगा उस खिलौने के ऊपर 20% ड्यूटी लगेगी। ये कर सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। एक सीमा तक सरकार नियम बना सकती है, नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, लेकिन पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती, क्योंकि WTO की नियम है।
हम भी विश्व के जो अलग अलग अनुबंध हैं उनके साथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम चाहें तो हम इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर टोटल बंद लगा सकते हैं। अभी हम बात करें तो पूरी दुनिया में यदि हम चीन की बात करें तो चीन के अंदर भारत के चावल की, भारत की चीनी की, भारत के फल की, भारत के मसालों की बहुत बड़ी मार्केट है। चाइनीज लोगों को भारत का खाना, भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो बहुत पसंद आते हैं। मैं जो खाने का टेस्ट बताऊं, जो जापानी लोग हैं, जो साउथ कोरिया के हैं, जो नॉर्थ कोरिया के हैं और जो चीन के हैं, इनके जो खाने पीने की हैबिट है ये बहुत उन्नत नहीं है। इनके सामने जो आया, ये 4 पैरों वाले टेबल और कुर्सी को छोड़कर सारी चीजों को मारकर काट कर खा जाते हैं। और ये जो खाना भी खाते हैं ना, उसमें नूडल बनाए, मैदा के आटे के नूडल बनाकर उसको पानी में गर्म किया और पानी में उबालकर उसको सलाइयों से खा लेते थे। अब उसके अंदर उसमें वो बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग नहीं करते, उसके अंदर बहुत ज्यादा वो मसाले प्रयोग करना नहीं जानते, तो एक तरीके से उबला हुआ खाना, उबला हुआ पानी वो पीते हैं। तो उनको भारत का चावल, भारत के फल, भारत के मसाले, भारत की चीनी, भारत की सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन चाइना अपने देश में तो डंपिंग करता है, बेचता है, अपने देश के अंदर, चीन के अंदर उसने भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कठोर कानून बनाए हुए हैं। अपनी मार्केट नहीं खोलता। भारत चाहे तो बेच सकता है, वहां पर मार्केट है, वहां पर आवश्यकता है, लेकिन चाइनीज लोग भी लेना चाहते हैं। लेकिन चीन ने अपने यहां कठोर कानून बनाए हुए हैं। अभी 3-4 साल पहले जब शी जिनपिंग आए थे, जब नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो हर बार ये बात उठती है कि हम आपसे 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, आप हमसे 1.25 लाख करोड़ रुपए का खरीदते हैं, तो ये घाटा हमें खत्म करना है। ये बात कोई भी देश कह सकता है। वो कह सकता है कि हमें आपसे ज्यादा खरीदना पड़ता है तो हम आपसे इतना नहीं खरीदेंगे, आप भी बदले में हमसे कुछ खरीदो। तो इसके बारे में बातचीत कर सकता है, शर्तें लगा सकता है, संधियां कर सकता है। तो भारत की सरकार भी करती है, प्रयास करती है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट, चाइना की पार्टी इतनी मक्कार है, इतनी गलत है कि वो इस झांसे में नहीं आती। वो बार बार कोई झांसा दे देती है, कुछ ना कुछ नियम का हवाला दे देती है। जैसे अभी अमेरिका में ट्रंप ने 2 साल पहले ये नियम बनाया कि जो चीन है ये हमारे देश में बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। तो उसने कहा कि जितना हमारे देश में बेचोगे बदले में खरीदना भी पड़ेगा। तो इसको यूएसए के अंदर और चीन के अंदर ट्रेड वार रही। आप देखेंगे तो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर के अंदर खूब छाई रही कि यूएसए के अंदर और चाइना के अंदर ट्रेड वार है। जो ट्रंप है वो स्वदेशी का पालन करने वाला है, वो अपने देश से प्यार करता है। ट्रंप कहता है कि जी बी अमेरिकी बाय अमेरिकी। तो ट्रंप कहता है कि हमें अमेरिका में बनना हुआ खरीदना है और उसका प्रयोग करना है। तो ट्रंप कहता है कि हमें दूसरे देशों से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी साथ साथ करना है। तो ट्रेड वार हुआ। अब चीन और अमेरिका के अंदर अनुबंध हुआ। अनुबंध होकर चीन ने क्या कहा कि ठीक है, बदले में हम भी खरीदेंगे। अभी कोरोना वायरस फैला तो चीन फिर नाना नुकुर करने लगा। उसने कहा कि देखो वायरस फैला हुआ है, हम क्या करें, हम तो नहीं खरीद सकते। हमें ट्रेड वार से जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूएस के अंदर, चाइना के अंदर, इससे हमें छूट दे दी जाए, हमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, हम अगले साल से शुरू करेंगे, हम और अगले साल से शुरू करेंगे, इस साल तो ये हो नहीं सकता। मतलब जो मक्कार व्यक्ति होता है, जो धूर्त व्यक्ति होता है, वैसा रवैया चीन का होता है। भारत चीन को और क्या दे सकता है? भारत चीन को दवाइयां बेच सकता है, रॉ मटेरियल उसी से खरीदे और दवाइयां बनाकर दे। भारत चीन को और क्या दे सकता है? भारत चीन को आयुर्वेद दे सकता है। चीन के अंदर चाइनीज व्यक्ति ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत पसंद करते हैं, अपनी परंपरागत चीनी पद्धतियों को प्रयोग करते हैं। और चीनी पद्धति क्या है? चीनी पद्धति, चीनी विज्ञान और चीनी आयुर्वेद सारा भारत से गया हुआ आयुर्वेद है। 7वीं शताब्दी में वेनसांग नाम का एक यात्री आया था, वो 400 पांडुलिपियों की कॉपी करके यहां से लेकर गया था। तो चीन के अंदर जो ज्ञान है वो भारत का गया हुआ ज्ञान है। तो आयुर्वेद की दवाइयां हम उनको दे सकते हैं। चीन में एंजाइटी बहुत है, चीन में स्ट्रेस बहुत है, चीन में सुसाइड बहुत है, चीन में दबाव बहुत है, चीन में शांति नहीं है। तो हम शांति दे सकते हैं, मेडिटेशन दे सकते हैं, योग दे सकते हैं, योग की एसेसरीज दे सकते हैं। और चीन के अंदर यदि एक योग टीचर जाता है तो 1 महीने के 2 से 3 लाख रुपए वो कमा सकता है। तो हम अपने यहाँ युवाओं की स्किल डेवलपमेंट ऐसी करें कि वो चीन में जाएं और चीन में योग सिखाने का काम करें। चीन में आईटी की सेवाएं, आईटी सर्विसेज हम दे सकते हैं। सिलिकॉन वैली के ऊपर भारत का कब्जा है। हम थोड़ी हिम्मत करें, चाइना के साथ बात करें तो चाइना को हम आईटी इंडस्ट्रीज की सेवाएं दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम चीन को दे सकते हैं। चाइना के और भारत के विषय में हमने बातचीत की। अब चीन और जो अभी कमाल की बात क्या है, देखिए हुआवे के ऊपर चाइना दबाव दे रहा है कि हुआवे का 5G का नेटवर्क भारत लगवाए।
चीन की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां भारत में काम करती हैं, लेकिन भारत की कोई टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी चीन में जाकर काम करना चाहे तो भारत की कोई कंपनी चीन में जाकर काम नहीं कर सकती, उसको अलाउड नहीं है कि वहां पर टेलीकम्युनिकेशन का कोई सिस्टम लगा सके। तो ये चीन इतना बदमाश है, अपने यहाँ गूगल को अलाउ नहीं करता, जीमेल को अलाउ नहीं करता, फेसबुक को अलाउ नहीं करता, ट्विटर को अलाउ नहीं करता, सर्च इंजन को अलाउ नहीं करता, व्हाट्सएप को अलाउ नहीं करता, अपने यहाँ यूट्यूब को अलाउ नहीं करता। सब कुछ उसने अपना बनाया हुआ है, अपने यहाँ से कोई एक खबर लीक करने का काम नहीं करता। और अपने देश में जिनको हम नकली स्टार मानते हैं, वो फिल्म स्टार चाइनीज आइटम बेचने का काम करते हैं। हमें एक जन आंदोलन चलाना है ताकि इन लोगों का हम बहिष्कार कर सकें। जैसे वीवो नाम की एक चाइनीज कंपनी है, वो आईपीएल को स्पॉन्सर करने में 2000 करोड़ रुपए तो खर्च कर रही है। आप कल्पना कीजिए कितना कमाते होंगे। 2000 करोड़ रुपए तो आईपीएल के लिए खर्च करती हैं भारत में। सलमान खान, दीपिका, आमिर खान, विराट कोहली, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये सब चाइनीज आइटम का प्रचार प्रसार करते हैं। सलमान खान Xiaomi का प्रचार करता है तो 7 करोड़ रुपए लेकर भारत के 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान करवाता है। रणबीर कपूर लियोनो और ओप्पो का प्रचार करता है, 6 करोड़ रुपए उससे लेता है। विराट कोहली, रणबीर सिंह, ये सब दुश्मन देश का प्रचार करते हैं। तो ऐसी सेलिब्रिटी का, ऐसे झूठे फिल्म स्टार को हमें पहचानना है, इनका भी हमें विरोध करना है। देखते रहिए आप इसी प्रकार से राष्ट्र गौरव। चाइना के विषय में बातें बहुत सी हैं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में चाइनीज आइटम जो हो सकते हैं, जिनको खरीदते हुए हमें ध्यान रखना है, जिनको खरीदते हुए हमें बचना है। तो रोज शाम को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक वैदिक चैनल पर, बुधवार से लेकर रविवार तक राष्ट्र गौरव के अंक में आप हम सबसे जुड़िए। इस प्रोग्राम में हम आपस में बातचीत करेंगे, भारत को विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं, स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं, शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, सशक्त कैसे बना सकते हैं, इसकी बातचीत करेंगे। और इसी प्रोग्राम को आपसे कोई एपिसोड छूटा है, आप पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं भारत स्वाभिमान के यूट्यूब चैनल पर। आस्था की ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, उसके ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और वैदिक चैनल के सारे प्रोग्राम आस्था की ऐप के ऊपर दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो कल शाम को फिर मिलते हैं। चीन के किस किस का आइटम का हम बहिष्कार कर सकते हैं और कैसे देश को बचा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।